हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 500 नए कराए गए थे उनसे संबंधित रिवीजन क्लास है। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, नंबर है 790-555-3851। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं एंड हायर एग्जाम जो कि अप्रैल में आपका होने वाला है, इसके फर्स्ट पेपर GS की बात की जाए प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा है, जिसका प्राइस पहले 199 था जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। MP असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है जो कि 1 जून को होने वाला है, इसके GS के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट 15 आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न इसमें आपको 750 देखने को मिल जाएंगे और जिसका प्राइस कितना है 120 रुपए है। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें भी प्रैक्टिस सेट टोटल आपको 15 देखने को मिल जाएंगे और इसका जो प्राइस है 99 है। ठीक है, बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। कोई भी जानकारी चाहते हैं इससे जुड़ी हुई तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? यहाँ पर ग्रीन है, गिलिन एंड गिलिन है, पार्क एंड बर्गेस है, विजन्स एंड विजन्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें गिलिन एंड गिलिन की तो गिलिन एंड गिलिन ने आपको जब सोशल प्रोसेस सामाजिक प्रक्रिया पढ़ाया गया था तो वहां पर बताया गया था, गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। एक था सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, एक क्या था? समान सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा इन्होंने सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया बताया था। ठीक है, दूसरा क्या बताया इन्होंने? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया बताया। इसके अलावा अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें तो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात, ये 3 तरह की प्रक्रियाओं की बात किसके द्वारा की गई है? गिलिन एंड गिलिन के द्वारा की गई है। इसे आप याद रखेंगे, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम अंतरक्रिया की बात करें, सामाजिक अंतरक्रिया की बात करें तो सामाजिक अंतरक्रिया के 2 आधारभूत तत्व होते हैं। ठीक है, सामाजिक अंतरक्रिया के 2 आधारभूत तत्व होते हैं। इन तत्वों के 2 आधारभूत तत्व होते हैं। ठीक है, इन तत्वों के बिना हम सामाजिक अंतरक्रिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। सामाजिक अंतरक्रिया इन 2 तत्वों के बिना हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये जो 2 तत्व हैं, पहला तो आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बताया गया था, सामाजिक संपर्क है। ठीक है, सामाजिक संपर्क है और दूसरा जो बताया गया है ये संचार को बताया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है? संचार को बताया गया है और संचार के 2 प्रकार गिलिन ने बताए हैं। पूर्ण संचार है, ठीक है, पूर्ण संचार है और अपूर्ण संचार है। ठीक है, पूर्ण संचार है और अपूर्ण संचार है। ये 2 प्रकार गिलिन के द्वारा बताए गए हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और गिलिन ने जो सामाजिक संपर्क है, ठीक है, गिलिन ने सामाजिक संपर्क को सामाजिक अंतरक्रिया की पहली अवस्था कहा था। याद रखिएगा, सामाजिक, पूछा जा सकता है सामाजिक अंतरक्रिया की पहली अवस्था, सामाजिक संपर्क को किसने कहा है? गिलिन एंड गिलिन ने बताया है कि सामाजिक अंतरक्रिया की पहली अवस्था सामाजिक संपर्क है। और संचार के 2 प्रकार गिलिन ने बताए हैं, पूर्ण संचार और अपूर्ण संचार। ठीक है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर अंतरक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? विजन्स एंड विजन्स हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
प्रश्न है, यह किस विद्वान से संबंधित है कि स्थानीय आदिवासी समूह के किसी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करता हो, समान भाषा बोलने के साथ साथ समान संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। यहाँ पर मजूमदार है, रिवर्स है, गिलेन एंड गिलेन है और रिजले यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय आदिवासी समूह के किसी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करता हो, समान भाषा बोलने के साथ साथ समान संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। ये किसका कहना है? गिलेन एंड गिलेन का कहना है। यहाँ पर विकल्प सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, नगर मस्तिष्क की एक अवस्था है, प्रथाओं और परंपराओं की रचना है तथा इनमें सन्निहित संगठित दृष्टिकोणों एवं भावनाओं का प्रथागत ढांचा है। नगर को इस तरीके से परिभाषित किसने किया है? सोमवर्ट, रॉबर्ट पार्क, बर्गल, पैट्रिक गिडिक्स यहाँ पर विकल्प है। नगर मस्तिष्क की एक अवस्था है, प्रथाओं परंपराओं की रचना है, इनमें सन्निहित संगठित दृष्टिकोणों एवं भावनाओं का प्रथागत ढांचा है। नगर की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट पार्क के द्वारा दी गई है। रॉबर्ट पार्क यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, आश्रम वह स्थान है जहां परिश्रम किया जाता है अथवा आश्रम व्यक्ति के द्वारा संपादित की जाने वाली क्रिया को ही कहा जाता है। यह किससे संबंधित है? मनु, पी.एन. प्रभु, हट्टन, के.एम. पाणिकर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। आश्रम वह स्थान है जहां परिश्रम किया जाता है अथवा आश्रम व्यक्ति द्वारा संपादित की जाने वाली क्रिया को ही कहा जाता है। यह किसका कहना है? पी.एन. प्रभु का। पी.एन. प्रभु यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, विवाह सामाजिक आदर्श नियमों की एक संबद्धता है जो विवाहित व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को उनके रक्त संबंधियों और नातेदारों के प्रति परिभाषित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। अब विवाह को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? हॉबेल है, मजूमदार है, पेंडिंगटन है, रिवर्स यहाँ पर विकल्प है। विवाह सामाजिक आदर्श नियमों की एक संबद्धता है जो विवाहित व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को उनके रक्त संबंधियों और नातेदारों के प्रति परिभाषित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉबेल हो जाएगा। ठीक है, हॉबेल हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न, किसके अनुसार संस्कृति वह विश्व है जिसमें एक व्यक्ति रहता है, जीवन यापन करता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अस्तित्व को बनाए रखता है? विकल्प देख लीजिए, रॉल्फ लिंटन, लैंडिस, मजूमदार, रॉस यहाँ पर विकल्प है। संस्कृति वह विश्व है जिसमें एक व्यक्ति रहता है, जीवन यापन करता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। संस्कृति की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? लैंडिस के द्वारा। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। लिंटन की बात की जाए तो लिंटन ने समाज के सदस्यों की जीवन शैली कहा है। ठीक है, समाज के सदस्यों की संस्कृति को जीवन शैली कहा है, ये याद रखिएगा। रॉल्फ लिंटन ने समाज के सदस्यों की संस्कृति को जीवन शैली कहा है। ये इस तरीके से परिभाषा लिंटन द्वारा दी गई है और यहाँ पर लैंडिस विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, किसके अनुसार विघटन विशेष रूप से सामाजिक संरचना के अंदर उत्पन्न हुए असंतुलन की ओर संकेत करता है? फेरिस है, लेपियर एंड फर्न्सवर्थ है, सेतना है, न्यूमेर यहाँ पर विकल्प है। विघटन विशेष रूप से सामाजिक संरचना के अंदर उत्पन्न हुए असंतुलन की ओर संकेत करता है। सामाजिक विघटन को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? लेपियर एंड फर्न्सवर्थ। ठीक है, लेपियर एंड फर्न्सवर्थ होगा, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लेपियर एंड फर्न्सवर्थ। अगर हम सामाजिक विघटन की बात करें तो इलियट एंड मैरल की ये परिभाषा ज्यादातर पूछी जाती है। इन्होंने विघटन को कहा था कि जब सामाजिक समूह में सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या सामाजिक समूह में सदस्यों के बीच संबंध समाप्त हो जाते हैं तो उसे हम सामाजिक विघटन कहते हैं। और लैंडिस ने क्या कहा था? लैंडिस ने कहा था सामाजिक नियंत्रण का, सोशल कंट्रोल के बारे में उन्होंने उसे सामाजिक विघटन से परिभाषित
परिभाषित किया कि जब सामाजिक संगठन भंग हो जाता है, सामाजिक संगठन का भंग होना ही सामाजिक विघटन है। तो इस तरीके से सामाजिक विघटन को किसने परिभाषित किया था? लैंडिस ने किया था। इसे आप याद रखेंगे। दोनों ही परिभाषाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार समूह अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है? यहाँ पर जोसेफ फिचर हैं, हॉट एंड रेस हैं, जॉनसन है, बोटोमोर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? समूह अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉट एंड रेस, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, हॉट एंड रेस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जॉनसन की बात करें तो जॉनसन ने समूह के निर्माण के लिए व्यक्तियों के बीच में सहयोग को होना जरूरी माना है, कि व्यक्तियों के बीच में आपसी सहयोग होना समूह के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो सहयोग को अनिवार्य माना या सहयोग का होना आवश्यक है समूह निर्माण के लिए। ये किसके द्वारा कहा गया है? जॉनसन के द्वारा। ये याद रखिएगा। ठीक है, जॉनसन ने समूह निर्माण के लिए सहयोग का होना आवश्यक बताया था। जॉनसन ने, इसे याद रखिएगा। और इन्होंने कहा था कि समूह के लिए संबंध का होना जरूरी है, लेकिन हर तरह का संबंध समूह का निर्माण भी नहीं करता। ये भी कहा इन्होंने, कहा समूह के निर्माण के लिए संबंध का होना भी जरूरी है, लेकिन सभी प्रकार का संबंध, सभी प्रकार का जो संबंध है, ये समूह का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, मानव की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए गए समान नियम ही कानून है। विकल्प में यहाँ पर ऑस्टिन है, हॉलैंड है, क्रेब है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मानव की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए गए समान नियम ही कानून है। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर हॉलैंड हो जाएगा। विकल्प बी होगा। ठीक है, हॉलैंड यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, सोशल जस्टिस एंड द सिटी किसकी है? ये किसकी पुस्तक है? सोशल जस्टिस एंड द सिटी। डेविड हार्वे, लुइस वर्थ, मार्क जेफरसन, आशीष बोस यहाँ पर विकल्प है। सोशल जस्टिस एंड द सिटी, डेविड हार्वे, लुइस वर्थ, मार्क जेफरसन, आशीष बोस यहाँ पर है। सोशल जस्टिस एंड द सिटी किसकी हो जाएगी? डेविड हार्वे की हो जाएगी। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, द लोकेशन ऑफ कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? द लोकेशन ऑफ कल्चर। देखिए विकल्प में डी बेल है, टर्नर है, एच भाभा है, उल्रिच बेक है। द लोकेशन ऑफ कल्चर किसकी पुस्तक है? द लोकेशन ऑफ कल्चर। यहाँ पर एच भाभा हो जाएगा। विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक के लेखक पूछे जा रहे हैं। देखिए विकल्प में है पीटर एम्ब्लाउ, मिल्टन सिंगर, जॉर्ज रिट्जर, मैक्स वेबर। ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटर एम्ब्लाउ। पीटर एम्ब्लाउ की ये पुस्तक है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। प्रश्न है, नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया। विकल्प देख लीजिए, कार्ल मार्क्स, डेविस मोर, एडम स्मिथ, एम.एन. श्रीनिवास। नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये बुक किससे जुड़ी हुई है? किसके द्वारा लिखी गई है? नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, श्रीनिवास की है। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की है? कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस एंड जुडिथ ब्लैक, डबल डी या फिर पीटर बर्जर। इनमें से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की है? सही विकल्प यहाँ पर किंग्सले डेविस एंड जुडिथ ब्लैक होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न है, आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की? पार्सन्स, दुर्खीम, होम्स, समनर यहाँ पर विकल्प है। आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में बात किसके द्वारा की गई है? समनर के द्वारा। समनर की पुस्तक फोकवेज है। समनर ने संस्था के उदय या संस्था के विकास की अवधारणा दी थी और उसमें दो तरह की संस्थाओं की बात की थी, आलोचनात्मक संस्था और अधिनियमित संस्था। ठीक है, यहाँ पर समनर होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं?
मानव घटनाओं के आंकड़ों का, जीवित लोगों के संस्मरण का, इतिहासकारों के संस्मरण का, या फिर मानव शरीर के आंकड़ों का। मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? जीवित लोगों के संस्मरण का। यहाँ पर विकल्प बी होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने सुझाव दिया कि समुदाय वर्ग का समानार्थी है? विकल्प देख लीजिए, जॉर्ज सेमेल, लोई, मैकेवर, टर्नर यहाँ पर है। समुदाय को वर्ग का समानार्थी किसने माना है? किसने समुदाय को वर्ग का समानार्थी माना है? कौन सा विकल्प होगा? लोई होगा। यहाँ पर विकल्प बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किस वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? 1999, ठीक है, 1999, 2001, 2005 या फिर 1998 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया था? सही विकल्प यहाँ पर क्या है? 2001। ठीक है, 2001 है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है उसे किस रूप में जाना जाता है? सिद्धांत यहाँ पर है धन का प्रवाह सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, सामाजिक कोशिका का सिद्धांत। प्रश्न देख लीजिए, वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों के साथ जोड़ता है, इनमें से कौन सा सिद्धांत होगा? जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत होगा। ठीक है, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत हो जाएगा। और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? नोटेस्टीन के द्वारा दिया गया है। नोटेस्टीन, ठीक है, यहाँ पर नोटेस्टीन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है जनसंख्या संक्रमण का। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों सम्मिलित है? वॉलेस्टिन, गिडेंस, रॉबर्टसन, लियोटार्ड यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। वैश्वीकरण में यानी भूमंडलीकरण, जिसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों सम्मिलित है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्टसन होगा। ठीक है, रॉबर्टसन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब वैश्वीकरण से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जानना जरूरी है क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अगर हम गिडेंस की बात करें तो गिडेंस ने आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण को माना था। ठीक है, आधुनिकता, वैश्वीकरण आधुनिकता का परिणाम है। ठीक है, वैश्वीकरण आधुनिकता का परिणाम है, ये किसने कहा है? एंथनी गिडेंस ने कहा है। इसे याद रखिएगा। वॉलेस्टीन की बात की जाए तो इनकी जो एक पुस्तक है हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म, ठीक है, हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म है इनकी पुस्तक। और इसके अलावा इन्होंने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी है? वॉलेस्टीन की है। ठीक है, सिद्धांत दिया था विश्व व्यवस्था का, जो सिद्धांत है ये वॉलेस्टीन के द्वारा दिया गया है। रॉबर्टसन की अगर हम बात करें, ठीक है, रॉबर्टसन की बात करें तो इन्होंने वैश्वीकरण शब्द का जो प्रयोग है ये 1992 में 1992 में समाजशास्त्र में किया था, वैश्वीकरण का प्रयोग। और जो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण है इसके जनक रॉबर्टसन को ही कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, कृषक समाज के लक्षण होते हैं। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं 4। सजातीयता है, पारिवारिक श्रम है, अल्प राजनीतिक मूल्यांकन है, विशिष्ट श्रम विभाजन यहाँ पर दिया गया है। कृषक समाज के लक्षण पूछे जा रहे हैं, कौन से हैं? तो कौन से होंगे कृषक समाज के लक्षण? सही क्या होगा? कौन कौन से हो जाएंगे कृषक समाज के लक्षण? एक तो सजातीयता होगा, पारिवारिक श्रम होगा और अल्प राजनीतिक मूल्यांकन होगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। और कृषक समाज की अगर हम बात करें तो ये जो अवधारणा है कृषक समाज की, वो किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। कृषक समाज की जो अवधारणा है ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी और इसका व्यवस्थित अध्ययन, ठीक है, व्यवस्थित जो अध्ययन है वो इनके द्वारा, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ही किया गया था। और जिसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में किया था। ठीक है, और ये पुस्तक आती है 1956 में, 1956 में आती है, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। इसमें ही इन्होंने कृषक समाज की बात की थी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने की थी। इसे भी आप याद रखेंगे।
ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है? हेल्ड, ओहेम, हर्स्ट, थॉमसन यहाँ पर विकल्प है। वैश्वीकरण का ही मुख्य संचालक है। यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? किसके द्वारा कही गई है? ओहेम के द्वारा की गई है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में परंपरा के विशिष्ट प्रतीक जाति संगठन जो अन्यथा परंपरा के विशेष प्रतीक है, राजनीतिक आधुनिकता के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं। निम्न में से किसने परंपरा की आधुनिकता के इस तथ्य को बताया है? एडवर्ड शील्स, फायरस्टोन, रुडोल्फ, जेमसन, फेडरिक यहाँ पर ऑप्शंस है। भारत में परंपरा के विशिष्ट प्रतीक जाति संगठन जो अन्यथा परंपरा के विशेष प्रतीक है, राजनीतिक आधुनिकता के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इनमें से किसने परंपरा की आधुनिकता के इस तथ्य की बात की है? सही यहाँ पर विकल्प होगा रुडोल्फ। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? रुडोल्फ हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रुडोल्फ यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधारणा देरिदा ने नहीं दी है? देखिए, नहीं दी है पूछा जा रहा है। यहाँ पर सांस्कृतिक पूंजी है, परावाक उन्मुक्ता है, विसंरचनावाद है और विभेद है। यहाँ पर सांस्कृतिक संरचना होगा। कल्चरल कैपिटल की जो बात है वो देरिदा द्वारा नहीं की गई है बल्कि बोर्दियो के द्वारा की गई है। ठीक है, बोर्दियो के द्वारा की गई है। बोर्दियो ने संपत्ति या पूंजी के 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, 4 प्रकार बताए थे पूंजी के। पहला जो उन्होंने बताया था सामाजिक पूंजी या सामाजिक संपत्ति। दूसरा इन्होंने बताया था सांस्कृतिक पूंजी या संपत्ति। तीसरा जो इन्होंने बताया था आर्थिक पूंजी। और चौथा जो बताया था प्रतीकात्मक पूंजी बताया था। ये चारों प्रकारों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, किसकी बात बोर्दियो द्वारा की गई है या किसकी बात नहीं की गई, इस तरीके से पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया है? विकल्प में मॉर्गन है, मैलिनोवस्की है, रेडक्लिफ ब्राउन है और दुर्खीम यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? धर्म और जादू को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र किसके द्वारा कहा गया है? सही आंसर क्या होगा? मैलिनोवस्की होगा। ठीक है, मैलिनोवस्की होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। दुर्खीम की बात करें, ठीक है, एमाइल हम दुर्खीम की बात करें तो दुर्खीम ने धर्म को पवित्र बताया था। याद रखिएगा, धर्म को पवित्र कहा था दुर्खीम ने। और जो जादू और जो विज्ञान है, मैजिक एंड साइंस है, उसको दुर्खीम अपवित्र कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दुर्खीम ने धर्म को पवित्र और जादू विज्ञान को अपवित्र कहा था, इसे आप याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर हम फ्रेजर की बात करें तो फ्रेजर ने जादू को विज्ञान की अवैध बहन कहा था। जादू विज्ञान की अवैध बहन है, यह कहना किसका है? फ्रेजर का है, इसे भी याद रखिएगा। फ्रेजर से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर मैलिनोवस्की होगा, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण का व्यवहार बोध पर आधारित हो, सहानुभूति पर आधारित हो, अनुभूति पर आधारित हो या फिर उपयुक्त। यहाँ पर सभी सही होगा। समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण बोध पर, सहानुभूति और अनुभूति सभी पर आधारित हो। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का माध्यम नहीं है? इनमें से कौन सा समाजीकरण का माध्यम नहीं है? परिवार, समूह, पुलिस, विद्यालय यहाँ पर विकल्प है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? पुलिस होगा। ठीक है, पुलिस होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के निम्न सामाजिक विचारकों में से कौन सा अलग है? जूलियन स्टीवर्ट है, अगस्त कॉम्ट है, कार्ल मार्क्स है, सेंट साइमन यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? जूलियन स्टीवर्ट होगा। ठीक है, जूलियन स्टीवर्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप या सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? उद्विकास, द्वंद्वात्मक, चक्रीय या फिर प्रगतिशील? राइट आंसर क्या होगा?
परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप या सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? द्वंदात्मक। ठीक है, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के समान कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति माना? रॉबर्ट एडहल, पेरेटो, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स यहाँ पर विकल्प है। राज्य को समस्त बुर्जुआ के समान कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति माना है किसने? सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।